के राजकीय दौरे पर जाने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऐतिहासिक होगा पीएम का अमेरिका दौरा, पूरे विश्व की रहेंगी निगाहें। अमेरिका के 3 शहरों के दौरे पर आए राहुल गांधी ने नेशनल प्रेस क्लब में की मीडिया से बातचीत। कहा विपक्ष पूरी तरह से एकजुट, आश्चर्यचकित करेंगे 2024 के चुनाव के नतीजे। पत्रकारों से सवालों के जवाब में राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग को बताया धर्मनिरपेक्ष पार्टी। बीजेपी ने किया पलटवार, कहा मजबूर हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी। साक्षी हत्याकांड में इस्तेमाल किया गया चाकू पुलिस ने किया बरामद। इसी चाकू से किए थे साहिल ने 21 बार साक्षी पर ताबड़तोड़ वार। भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने अपना दबदबा जारी रखते हुए चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को रौंदा। 2-1 से हराकर चौथी बार एशिया कप का खिताब जीता। आतंकी संगठनों ने अमरनाथ यात्रा में खलल डालने की साजिश रचनी शुरू की। सियालकोट के नजदीक 30 से 40 प्रशिक्षित आतंकवादियों को किया गया तैयार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनोज मानस और आप देख रहे हैं देश की बात। देश की बात में हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। खबर लखनऊ से है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बुलाई अहम बैठक। आपको बता दें 12 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक होनी है। गैर भाजपाई दलों की यह अहम बैठक है जिसमें तमाम गैर भाजपाई शामिल होंगे। अखिलेश यादव विपक्षी एकता की मुहिम में जुटे हैं। नीतीश कुमार की बैठक 2024 में मिलकर साथ रणनीति तैयार करेंगे। तो आपको बता दें गैर भाजपाई दलों की बैठक में शामिल होंगे अखिलेश यादव। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। विपक्षी एकता की मुहिम में जुटे हैं नीतीश कुमार की यह अहम बैठक जिसमें अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। 2024 में मिलकर रणनीति के साथ मैदान में उतरने की तैयारी की जा रही है। तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एक अहम बैठक बुलाई है। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। 12 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक होगी जिसमें गैर बीजेपी गैर भाजपाई दलों की बैठक में अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। 2024 के रण को देखते हुए तमाम विपक्षी दल अपने अपने तरीके से अलग अलग विपक्ष की एकजुटता की कोशिश कर रहे हैं और सबके अपने अपने दावे और अपने अपने नेता हैं। इसी मुहिम के तहत नीतीश कुमार ने एक अहम बैठक 12 जून को नीतीश कुमार की अगुवाई में होनी है जिसमें अखिलेश यादव इस बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें 2024 की रणनीति बनाने के लिए तमाम गैर बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ तमाम अलग अलग तमाम वो नेता जुड़ेंगे जो गैर बीजेपी शासित हैं। गैर भाजपाई दलों की बैठक में शामिल होंगे अखिलेश यादव। आपको बता दें विपक्षी एकता की मुहिम में नीतीश कुमार लगातार देश के अलग अलग नेताओं से मिल रहे हैं, गैर भाजपा के लोगों से मिल रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ सतीश संगम हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ गए हैं। जी सतीश, जिस तरीके से नीतीश कुमार लगातार एक मुहिम के तहत अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं और गैर भाजपाई नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं ताकि 2024 की जो लड़ाई है, बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है, उसके लिए एक मजबूत विपक्ष तैयार किया जा सके जिसकी अगुवाई वो स्वयं करना चाह रहे हैं। क्या नीतीश कुमार को इसमें सफलता मिलती, कितनी सफलता मिलती दिखाई दे रही है? और जैसा कि बताया जा रहा है अखिलेश यादव भी इसमें शामिल होंगे, क्या अहम अपडेट है? बिल्कुल, देखिए कि लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से नीतीश कुमार एक्टिव है, खासकर उसमें रणनीति बनाने में और विपक्ष को एकजुट करने में, ये साफ तौर से संकेत पिछले
1 महीने का अंतराल में देखने को मिला था, जहाँ पे जो भी विपक्षी दल है, खासकर अगर अगर बीजेपी सरकार की या प्रदेश की बात करें, तो वहाँ पे जो भी विपक्षी दल रहे हैं, उनके लीडर से मुलाकात की है, खासकर मुख्यमंत्री हो या फिर पार्टी के नेता हो या उसके उनके अध्यक्ष हो, सभी से मुलाकात करके और 2024 में विपक्ष को एक साथ चुनाव लड़ने का संकेत दिया और इसके लिए अपील भी किए। इसी के सिलसिले में आप देखिए कि 12 जून को बिहार में एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें सभी विपक्ष दल हैं, उनके लीडर को शामिल करना है। उसमें उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसमें अखिलेश यादव का नाम पहले स्थान पे है। इसके अलावा राष्ट्रीय लोक दल के तौर पे भी अगर देखा जाए तो जयंत चौधरी भी उसमें शामिल होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के भी बड़े लीडर इसमें शामिल होना है। इसके अलावा अगर हम देखें कि पश्चिम क्षेत्र में भी बताएं तो वहां पर भी कई ऐसे लीडर शामिल होंगे। ममता बनर्जी से भी मुलाकात हुई थी नीतीश कुमार की, तो आपको मालूम हो, तो उसमें भी कहीं ना कहीं उनके लीडर भी शामिल होना है। तो जाहिर सी बात है कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव इसकी रणनीति बनाई जाएगी, कैसे किस तरह का लिया जाएगा। लेकिन एक बात सेम है कि जब इस पर नीतीश कुमार से सवाल किया गया, जब अखिलेश यादव से यहाँ पर लखनऊ में मुलाकात करने आया था, तो सवाल किया गया था कि 2024 में एक मुख्य चेहरा कौन होगा, यानी प्रधानमंत्री के तौर पे जो मुख्य चेहरा कौन होगा। तो उन्होंने साफ किया कि पहला मुहिम ये है कि सभी को साथ चुनाव लड़ने की चीजें हैं। अपने जितने भी राज्य हैं उसमें कौन सी पार्टी कितनी मजबूत है, पहले उस स्तर पर मिला जाएगा और सभी एक साथ होकर चुनाव लड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है, लोकसभा से पहले ये जो बैठक बुलाई गई है नीतीश कुमार की, उसमें अहम माना जा रहा है। और इसमें सांकेतिक तौर पर भी देखा जाएगा कि अपने स्तर पे जो राजनीति जो राज्य है वहां पर कैसे पार्टी मजबूत होती है, कैसे कितना उपयोगिता माना जा सकता है। और खासकर अगर बीजेपी के विपक्ष में, अगर विपक्षी के खिलाफ बीजेपी के खिलाफ जो भी रणनीति बनाई जाएगी, उस कैसे जमीनी स्तर पर उतारा जाए, उस पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा नीतीश कुमार ने ये भी कहा कि बीजेपी सरकार केंद्र में हो या प्रदेश में के किसी भी प्रदेश में वहाँ की व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। साफ तौर से उनका आरोप था कि रोजगार के भी साधन नहीं आ रहे हैं और तमाम तरह की जो इंटरनेशनल लेवल की जो संबंध हो वो भी सही नहीं हो। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी ये चर्चा होनी है और सभी तौर पे जो संकेत है चुनाव लड़ने की, वो इसमें कहीं ना कहीं जाहिर किया जाएगा जी। हाँ सतीश, अगर बात करें अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही। कभी केसीआर के साथ वो दिखते हैं, अभी केसीआर ने कुछ समय पहले ही आपने देखा कि अखिलेश यादव को प्रमुख तौर पर इनवाइट किया और अपने साथ बैनर पोस्टर में बराबर की जगह उनको दी। तो अखिलेश यादव कभी केसीआर के साथ नजर आ जाते हैं, कभी ममता बनर्जी के साथ नजर आ जाते हैं, कभी नीतीश कुमार के साथ नजर आ जाते हैं। तो ऐसे में ये किस तरीके की विपक्षी एकता, कैसे ये संगठन संगठित होंगे और कैसे एक मजबूत विपक्ष दे पाएंगे? देखिए, इसमें है कि जितनी भी गैर बीजेपी सरकार है, खासकर स्टेट लेवल पे, या जो प्रदेश में की बात करें, जो विपक्ष के रूप में अलग अलग पार्टियां होती है, इसमें मेन फोकस है कि यानी कि बीजेपी के खिलाफ जितनी भी पार्टियां हैं उनको एकजुट करने की बात की रही है। जैसा कि आपने बताया कि ममता बनर्जी भी कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ हैं, उनसे भी अखिलेश यादव की मुलाकात हुई, अपर केंद्र से भी मुलाकात हुई। तो जो हैं, जो भी लीडर्स हैं वो विपक्ष के तौर पे हैं, जो मतलब बीजेपी के खिलाफ है। तो ऐसे में संकेत है कि कैसे मुलाकात किया जाए। हालांकि जब हमने पहले भी बताया कि जब अखिलेश यादव से पार्टी दफ्तर में मुलाकात हुई थी नीतीश कुमार की, उसमें तेजस्वी यादव थे, तो उसमें संकेत भी दिया गया था कि पहला प्राथमिकता है कि चुनाव साथ लड़ने की, और जो चेहरे की बात है वो चेहरे बाद में डिसाइड किया जाएंगे, जब सीटें एक तरह से अच्छी खासी होगी। सरकार बनाने की जो प्रस्ताव के तौर पे जो सीट होंगी, ये लोकसभा जितनी भी सीट जीती जाएगी, उसके बाद जब सरकार बनाने की मुहिम होगी तो इसमें फैसला लिया जाएगा। बहरहाल ये चीजें हैं कि कैसे विपक्ष को एकजुट करने की बात किया जाए। इसमें अगर देखें उत्तर प्रदेश में, तो बीएसपी सुप्रीमो ने भी एक तरह साफ संदेश दे चुकी हैं कि उत्तर प्रदेश में किसी भी स्टेट में लोकसभा चुनाव को रणनीति में मैं अकेले चुनाव लड़ने का संकेत दी है। तो इनका साफ है कि वो विपक्ष में शामिल नहीं है। एक तरह से नीतीश कुमार की जो बैठक होगी उसमें शामिल होंगे। लेकिन अखिलेश यादव को इसलिए भी अहम माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। ऐसा माना जाता है कि सभी रणनीति के तौर पे, प्राथमिकता के तौर पे देखा जाता है कि लखनऊ, खासकर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो जीत हासिल की जाती है तो वही केंद्र में सरकार बनाता है सबसे ज्यादा। तो एक तरह से कहीं न कहीं नीतीश कुमार का एक तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक्टिव होना, सतीश अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो इस विपक्षी एकजुटता में कांग्रेस को आप कहां देख पा रहे हैं? कांग्रेस की क्या स्थिति नजर आ रही है? देखिए, कांग्रेस की अगर चर्चा करें तो बिहार में जो सरकार बनी है नीतीश कुमार के अगुवाई में, तो उसमें कांग्रेस भी शामिल है, यानी कि उस सरकार में कांग्रेस के भी लीडर्स हैं और उसमें शामिल है। इससे पहले जब नीतीश कुमार की एक तरह से राहुल गांधी से मुलाकात हुई थी, तो कहीं ना कहीं एक संकेत भी था कि चुनाव में जो रणनीति बनेगी वो साथ लड़ने की बनेगी। लेकिन कांग्रेस के खेमे की अगर बात करें तो कई ऐसे विपक्षी दल हैं जो
उनके समर्थन के तौर पे नहीं देखते हैं। बहरहाल अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो भले से उसमें एक तरह से उनकी चीज़ों को लेकर भले से एक्टिविटीज़ चीज़ें रही हो, लेकिन लोकसभा चुनाव की जब बात लड़ने की बात होती है तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी कहीं उससे दरकिनार होती है। लेकिन जब विपक्ष की एकजुट के तौर पे देखा जाए तो नीतीश कुमार कहीं न कहीं एक तरह से एक तरह से जिस तरह से लोगों से मुलाकात कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि वो मुख्य पार्टी के रूप में सामने आएँगे, क्योंकि इन्होंने प्राथमिकता के तौर पे सभी से भी अपील की थी, अलग-अलग स्टेट के जो मुख्यमंत्री हैं, जो लीडर्स हैं पार्टी के, उन लोगों से मुलाकात की थी। तो उसमें ऐसा माना जा रहा है कि ये कहीं न प्राथमिकता के तौर पे आएँगे। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस एक तरह से बड़ी पार्टी पूरे भारत में जो सेकंड स्तर पे देखा जाए विपक्ष के तौर पे। तो ये कहीं न कहीं इसका मानना है कि पहले तो उन राज्यों में एक तरह से सपोर्ट किया जाए जहाँ पे कांग्रेस पार्टी कमज़ोर है, यानी कि जो विपक्षी दल हैं वहाँ पे मजबूत है, तो उनको कैसे मजबूती लिया जाए। तो प्राथमिक तौर पे कांग्रेस का ये मुहिम है। और जिस भी स्टेट में कांग्रेस की सरकार है वहाँ तो ज़ाहिर-सी बात है कि कांग्रेस क्या ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर चुनाव लड़े। लेकिन बिहार की जब बात होती है तो बिहार में कहीं न कहीं नीतीश कुमार को प्राथमिकता दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस भी खास यहाँ पर उसका प्रदर्शन नहीं रहा है। अगर पिछले चुनाव की कई रिपोर्ट्स को देखें तो कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा है। यहाँ पर अखिलेश यादव की मुहिम पर अगर देखें तो 80 लोकसभा सीटों में अच्छी खासी पर अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब गठबंधन के तौर पे भी देखा जा रहा है तो उसमें भी अभी संकेत है कि आने वाले समय में इसका फैसला होगा। इससे पहले अगर हम उत्तर प्रदेश की राजनीति में बात करें कांग्रेस की, तो कल ही ब्रिजलाल खाबड़ी जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि बहरहाल एक सांकेतिक तौर पे राष्ट्रीय लोक दल पार्टी की बात हो या समाजवादी पार्टी की बात हो, जो साथ लड़ने के चुनाव की जब तस्वीरें साथ आती है, तो उसमें अभी समय है, वक़्त है कि कैसे साथ मिला जाए। बहरहाल एक मुहिम है कि सतीश अगर बात की जाए विपक्षी एकता की बात अलग है, लेकिन विपक्षी 2024 में चुनाव में एकजुट होना वो अलग बात है। दरअसल अभी कई धड़े चल रहे हैं, जैसे केसीआर की मैंने बात की, ममता बनर्जी की मैंने बात की, नीतीश कुमार की बात की, सबके अपने अपने धड़े हैं और ये सभी चेहरे चाहते हैं कि हम इस विपक्षी जो गठबंधन है इसका नेतृत्व करें। केसीआर जब बात करते हैं तो अपने नेतृत्व में सबको पीछे आने की बात करते हैं, नीतीश कुमार भी यही बात करते हैं। केजरीवाल का अपना अलग निहित स्वार्थ है जिसको लेके वो विपक्षी एकता की बात करते हैं। लेकिन जब 2024 की जो अहम लड़ाई है, हम अगर उस लड़ाई की बात करें तो वहाँ ये लोग किस तरीके से साथ में नज़र आ रहे हैं, साथ आएंगे भी या नज़र नहीं आ पाएंगे, जिस तरीके से सबके अपने अपने अलग अलग निहित स्वार्थ और अपनी अपनी अलग अलग विचारधाराएं हैं। देखिए, जब बात आप केसीआर की करते हैं, जब ममता बनर्जी की बात करते हैं या फिर आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की बात करते हैं, तो ये कहीं न कहीं एक पार्टी मजबूत के तौर पे भी है। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन चुकी है, उसकी सरकार भी दिल्ली के बाद भी पंजाब में भी है। तो जो आप तस्वीरें के तौर पे आप देख रहे हैं, जो बता भी रहे हैं, जैसा कि हम लोग समझ भी रहे हैं इस चीज़ को लेकर कि 2000 लोकसभा चुनाव से पहले कैसे विपक्ष को एकजुट किया जाएगा। जो खुद अलग-अलग जो पार्टियां हैं, वो खुद अपने स्तर पे एक तरह से लीडर के तौर पे देख रही हैं, खासकर एक तरह से प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में देख रही हैं, भले फ्रंट पे आकर बात नहीं करती हूँ। और इसका कहीं न कहीं बेनिफिट एक तरह से बीजेपी को मिलेगा। बीजेपी साफ कहती है कि विपक्ष में हर चेहरा अपने आप को प्रधानमंत्री घोषित कर रहा है और अपने आप को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर देख रहा है। तो इस तरह से मुश्किल है कि कैसे विपक्ष को एकजुट किया जाएगा। लेकिन जो संदेश कहीं न कहीं नीतीश कुमार के ज़रिए से दिया जा रहा है राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, तो कहीं न कहीं एक सांकेतिक तौर पे है कि पहली प्राथमिकता ये है कि सभी को एक साथ आना होगा। यदि हम एक साथ नहीं आएँगे तो केंद्र से बीजेपी को उखाड़ पाना यानी उसकी सत्ता को हटा पाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। साफ है कि संदेश है कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव से पहले। तो सभी की रणनीति है कि सभी को साथ आकर लड़ना होगा। जैसा कि आपने पहले भी बताया कि जो लीडर्स हैं वो अपने आप को फ्रंट पे देख रहे हैं और एक तरह से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पे देख रहे हैं, तो मुश्किल है। लेकिन जो अलग-अलग लीडर्स हैं, खासकर अगर कांग्रेस पार्टी की राहुल गांधी की बात करें तो वो भी कहीं न कहीं संकेत दे रहे हैं कि सभी को साथ आकर चुनाव लड़ना है। यदि बीजेपी को सत्ता से हटाना है तो मुश्किल भी है, नामुमकिन तो नहीं कह सकते। अगर इस तरह से रणनीति बनाई जाती है विपक्ष की तरफ से तो जाहिर-सी बात है साथ आने की जो पहल है वो कहीं न कहीं साफ तौर से देखा जा सकता है। आने वाले कुछ समय में अगर 12 जून को जो बैठक होगी उसमें भी कुछ रणनीति साफ होगी कि कैसे विपक्ष को एकजुट किया जाए और कैसे उसमें तस्वीरें साफ हो। जी।
हाँ सतीश, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपने तमाम अहम बातों पर चर्चा की। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो इस वक्त की अहम खबर आपको हम दिखा रहे हैं लखनऊ से। गैर भाजपाई दलों की बैठक में अखिलेश यादव शामिल होंगे। नीतीश कुमार की अगुवाई में एक पटना में ये बैठक होनी है। विपक्षी एकता की मुहिम में नीतीश कुमार लगातार जुटे हुए हैं, जिसके तहत वो अलग अलग राज्यों के सीएम से मुलाकात कर रहे हैं जो गैर भाजपाई विचारधारा के हैं या गैर भाजपाई हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार लगातार इस मुहिम में जुटे हुए हैं। दूसरी तरफ केजरीवाल का अपना निहित स्वार्थ है, वो दिल्ली में अपने अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं। अब आगे 2024 में वो विपक्षी एकता में शामिल होंगे या नहीं होंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार जो 12 जून को पटना में विपक्षी दलों की अहम बैठक की अगवानी करेंगे। इस बैठक में तमाम वो गैर भाजपाई दलों की बैठक है, जो इसमें तमाम गैर भाजपाई नेता शामिल होंगे। अखिलेश यादव भी इसमें प्रमुख चेहरा के तौर पर दिखाई देंगे। तो इस वक्त की अहम खबर लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। तो गैर भाजपाई दलों की बैठक में शामिल होंगे अखिलेश यादव। इस वक्त की अहम खबर लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता सतीश संगम ने तमाम अहम अपडेट हमें दिया और हमारे दर्शकों को तमाम अहम जानकारी दी। 2024 में मिलकर रणनीति साथ मिलकर बनाएंगे। इस मुहिम के लिए साथ आएंगे। तो इसी उद्देश्य से नीतीश कुमार लगातार प्रयास कर रहे हैं और अखिलेश यादव इस बैठक में 12 जून को पटना में नजर आएंगे। तो बात करेंगे अगली खबर की। अगली खबर लखनऊ से है। बीजेपी के आंतरिक सर्वे में कई सांसदों की उड़ी नींद। आपको बता दें, आंतरिक सर्वे में 1.5 दर्जन सीटें बीजेपी के लिए सुरक्षित नहीं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के आंतरिक सर्वे में कई सांसदों की नींदें उड़ती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि बीजेपी ने आंतरिक सर्वे समय समय पर आंतरिक सर्वे करती रहती है बीजेपी। और इसी उपलक्ष्य में अब ये सर्वे सामने आया है, जिसमें तमाम सांसदों की नींदें उड़ सकती हैं। 2019 में भाजपा की जीती हुई कई सीटें अब रेड जोन में दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें, फिरोजाबाद, बदायूं और इटावा की सीटें रेड जोन में दिखाई दे रही हैं। उपचुनाव में जीती रामपुर और आजमगढ़ की सीटें भी रेड जोन में हैं। आपको बता दें, पश्चिम उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद, संभल, ये महत्वपूर्ण सीटें भी रेड जोन में बताई जा रही हैं। तो तमाम वो सीटें हैं जो 2019 में बीजेपी ने अपने कब्जे में किया था, बीजेपी ने जीता था। अब वो तमाम वो सीटें हैं जो बीजेपी के हाथ से फिसल सकती हैं अगर मजबूत रणनीति और एक निर्णायक रणनीति के साथ काम नहीं किया गया। आपको बता दें, रामपुर, नगीना, बिजनौर, मैनपुरी, ये वो सीटें हैं जिस पर बीजेपी अब रेड जोन में बताई जा रही है। ये बीजेपी का आंतरिक सर्वे है। पूर्वी यूपी में भी आजमगढ़, घोसी, लालगंज, ये सीटें भी रेड जोन में शामिल बताई जा रही हैं। तो गाजीपुर, जौनपुर, श्रावस्ती और अंबेडकर नगर की सीटें रेड जोन में बताई जा रही। 2019 के लोकसभा चुनाव में ये सीटें बीजेपी को मिली थी। तो ये बहुत ही अहम खबर है बीजेपी की लिहाज से, और ये बीजेपी का आंतरिक सर्वे है। इसी खबर पर हमारे संवाददाता सतीश संगम लखनऊ से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सतीश, अगर बात की जाए बीजेपी के आंतरिक सर्वे की, तो ये निश्चित रूप से चौंकाने वाली खबर है। जिस तरीके से बीजेपी अपने काम को लेकर लगातार जनता में पहुंच रही है और लगातार ये दावे कर रही है कि जनता को तमाम सहूलियतें हमारी योजनाओं से और तमाम विकास कार्यों के माध्यम से जनता को सहूलियतें मिल रही हैं। ऐसे में वो तमाम सांसद, अब तमाम वो सीटें जो रेड जोन में दिखाई दे रही हैं, बीजेपी के लिए ये कितनी बड़ी खबर हो सकती है? देखिए, एक संकेत है लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को मजबूत अपनी पार्टी को बनाने में। खासकर उत्तर प्रदेश की बात करें, जो रेड जोन की जो भी सीटें हैं लोकसभा क्षेत्र की, उसमें सर्वे हुआ है बीजेपी की तरफ से तकरीबन 1.5 दर्जन से अधिक जो सीटें हैं जहां पे पार्टी के कुछ खास प्रदर्शन नहीं है। खासकर अगर सांसदों की बात करें, जो जमीनी स्तर पे काम करने की बात है, जो सरकार की जो मुहिम है, जो योजनाएं हैं, उसको जमीनी स्तर पर उतारने की अगर एक्टिव की बात करें सांसदों की, खासकर बीजेपी के सांसदों को खास रिजल्ट नहीं रहा है। इसी को लेकर जो सर्वे हुआ था उसमें 1.5 दर्जन से ज्यादा जो एक तरह से लोकसभा सीटें हैं जहां पर बीजेपी के सांसद है, वहां की कुछ स्थिति साफ नहीं है।
तो जाहिर से उसमें संकेत है कहीं न कहीं उसको मजबूत बनाने को लेकर। ये सर्वे 2 दिनों पहले हुआ था, इसका संकेत तौर पे इसको लेकर जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी इसको लेकर बैठक किए थे, उसमें रणनीति साफ किए थे कि ऐसी भी सीटों को पर एक काम करना बहुत ज़रूरी है। अब सर्वे के बाद एक कहीं न कहीं जो 18 से 19 सांसद हैं, उनकी सीटें भी उनकी जो उम्मीदवार के तौर पे जाया जा सकता है, यानी सांसदें भी खत्म हो चुकी है और नए तौर पे नए लीडर को वहाँ पे उतारा जाएगा। साफ-साफ संदेश है कहीं न कहीं सर्वे के माध्यम से कि उनको अब टिकट दोबारा नहीं दिया जाएगा, जो मौजूदा समय में 18 से 19 जो लोकसभा सीट पर जो सांसद हैं, उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। इसमें उपचुनाव की जब बात करें तो रामपुर और आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो उपचुनाव हुए थे, खासकर लोकसभा सीटों को लेकर, तो उसमें भी कहीं न कहीं संकेत है। खासकर अगर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र की बात करें तो इसमें करीबन एक तरह से 6 से 7 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां पर बीजेपी के सांसद कमजोर अभी दिख रहे हैं। इसके अलावा मेरठ क्षेत्र की बात करें या फिर अमेठी के तौर पे बात करें या फिर कन्नौज की साइड की बात करें जहां पर समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, वहाँ पर भी कहीं न कहीं एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं, वो कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। तो नई सिरे से बीजेपी अब उम्मीदवारों का चयन करेगी, वहाँ की रणनीति को तैयार करेगी, इसकी रिपोर्ट अब केंद्र में भेजी जाएगी, यानी कि केंद्रीय नेतृत्व ही इसका फैसला लेगा कि वहाँ पर किसको टिकट दिया जाएगा। बहरहाल एक संदेश है, कहीं संकेत है कि लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी पूरे स्तर पे मजबूत किया जाए। और बीजेपी का एक दावा भी है कि इस बार कि लोकसभा 2024 के चुनाव में और 80 की 80 सीटों पे बीजेपी का कब्जा हो, यानी कि बीजेपी के जो भी उम्मीदवार हो जीत हासिल करें। तो ये कहीं न कहीं इससे पहले एक तरह से अहमियत भी माना जा रहा है कि सर्वे जब रिजल्ट आया है, जब चीज़ों को लेकर जब फैसले हुए हैं, तो उसमें कहीं न कहीं मजबूत होने का अभी भी अवसर है, खासकर बीजेपी को लेकर। इससे पहले अगर आपको मालूम हो कि केंद्र से भी कई मंत्रियों को सर्वे में शामिल किया गया था। कल हमने देखा कि मनोज तिवारी जो हैं एक तरह से बीजेपी के दिल्ली अध्यक्ष हैं, तो वो यहाँ पर आए थे और सरकार की जो 9 साल के जो कार्यकाल है उसके चुनाव को किया। इसके साथ ही उन्होंने जमीनी स्तर पर इसकी रिपोर्ट्स भी देखी। हालांकि लखनऊ में काफी वक्त से यहाँ पर बीजेपी का दबदबा रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल एक तरह से विपक्ष को यहाँ पर जीत करना थोड़ा सा सतीश संगम, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, हमारे संवाददाता लखनऊ से सतीश संगम जुड़े हुए थे, जिन्होंने तमाम अहम अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाया। तो आपको बता दें, बीजेपी के लिए ये आंतरिक सर्वे निश्चित रूप से ये चौंकाने वाला है। जो कई सारी सीटें जो हैं बीजेपी की जो रेड जोन में बताई जा रही हैं, अब ये बीजेपी का आंतरिक लोकतंत्र भी कह लीजिए कि वो समय समय पर ऐसे सर्वे करती रहती है और अपनी कमियों को लगातार वो देखती रहती है। ऐसे में तो ये महत्वपूर्ण खबर बीजेपी के नज़रिए से आपको बता रहे हैं कि निश्चित रूप से बीजेपी ऐसे सर्वे कराकर अपने एक तो मैसेज साफ तौर से देती है अपने उन सांसदों और विधायकों को या अपने प्रतिनिधियों को जो साफ तौर से जनता के बीच में नहीं पहुंचते हैं और उनकी वजह से पार्टी को नुकसान होता है। तो ये जो सर्वे है ये निश्चित रूप से बीजेपी के लिए तमाम मुश्किलें खड़ी कर सकता है, लेकिन बीजेपी जिस तरीके से बीजेपी का संगठन जाना जाता है, निश्चित रूप से इसमें ये डैमेज कंट्रोल बीजेपी करेगी। इस बीच औरैया से अहम खबर आ रही है, आपको बता दें औरैया से इस बीच बड़ी खबर आ रही है। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। तो औरैया से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। NH-19 पर शताब्दी ट्रेवल्स की बस पलटी है। औरैया से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, कानपुर की ओर जा रही थी शताब्दी ट्रेवल्स की बस जो है वो पलट गई है। तो NH-19 पर शताब्दी ट्रेवल्स की ये बस पलटी है, जिसमें कई लोगों की घायल होने की खबर बताई जा रही है। बस पलटने से दर्जनों लोग घायल हुए हैं। तो आपको बता दें, मौके पर पुलिस बल मौजूद है। वहां पे मुरादगंज के दीपाली गेस्ट हाउस के पास ये घटना हुई है, जहां शताब्दी ट्रेवल्स की बस पलटी है। NH-19 पर ये औरैया के समीप ये घटना हुई है, शताब्दी ट्रेवल्स की बस पलटी है। लगभग 15 से 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कानपुर की ओर ये बस जा रही थी, शताब्दी ट्रेवल्स की ये बस बताई जा रही है। NH-19 पर ये औरैया के पास ये घटना घटी है। मौके पर पुलिस बल मौजूद है और घायलों को इलाज के लिए लगातार वहां से निकाल कर अस्पताल पहुंचाया जा रहा है।
तो ये सब तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं, मौके पर पुलिस बल भी मौजूद है और इस दुर्घटना में घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। कई एम्बुलेंस मौके पर पहुंची हैं और भारी पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा है। तो ये तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं, NH-19 की ये घटना है। औरैया के समीप ये शताब्दी ट्रेवल्स की बस पलटी है जिसमें कई लोगों की घायल होने की खबर है। घायलों को अस्पताल भेजा जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर औरैया से आपको दिखा रहे हैं। NH-19 के पास, NH-19 पर यह घटना औरैया के पास हुई है, जहां शताब्दी ट्रेवल्स की बस पलट गई है कानपुर की और ये बस जा रही थी। इस बीच औरैया के पास ये हादसे का शिकार हो गई और ये बस पलट गई जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है। देश की बात में अभी वक्त एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है और बात करेंगे अगली खबर की। खबर दिल्ली से। साक्षी हत्याकांड में पुलिस को मिला है चाकू, वो चाकू जिससे साहिल ने 21 बार साक्षी पर ताबड़तोड़ हमला किया था। आपको बता दें, साहिल की निशानदेही पर मिला है 6 इंच का लंबा वो चाकू। साहिल माफ कीजिएगा, साक्षी हत्याकांड में पुलिस को मिला है वो चाकू। रिठाला के पास खाली पड़े प्लॉट से ये खोज निकाला गया है चाकू। तो यह हम खबर आपको दिखा रहे हैं। सनसनीखेज साक्षी हत्याकांड से जुड़ी अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस को वो चाकू मिला है जिससे साक्षी पर ताबड़तोड़ साहिल के द्वारा 21 बार हमला किया गया था। तो साक्षी हत्याकांड में पुलिस को वो चाकू मिला है जिससे साहिल खान ने दरिंदगी की थी, 21 बार साक्षी पर हमला किया था। तो साक्षी हत्याकांड में पुलिस को वो चाकू मिला है। एक खाली प्लॉट से वो चाकू पाया गया है। दिल्ली आपको बता दें, साहिल की निशानदेही पर खोजबीन की गई है जिसमें ये चाकू मिला है। आपको बता दें, इसी चाकू से साक्षी पर ताबड़तोड़ हमला करते हुए दरिंदगी की गई थी। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता मानो कश्यप दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी मानो, अगर बात करें इस चाकू की जो इस कत्ल में साहिल के द्वारा इस्तेमाल किया गया था, उसको पुलिस ने बरामद किया है। ये कहां से बरामद किया गया है और क्या अहम अपडेट है? इलाके के अंदर रविवार को एक ऐसी घटना सामने आई थी जिसने पूरे दिल्ली को फिर से हिला कर रख दिया था। साहिल नाम के व्यक्ति ने साक्षी नाम की लड़की को चाकुओं से गोद कर मौत से घाट उतार दिया था। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की एक बहुत बड़ी कामयाबी सामने आई है। रिठाला जो कि मेट्रो स्टेशन है, उसके नीचे झाड़ियों के अंदर इसका जिस तरीके से उसने उसको मारा था और उसी चाकू के अंदर यूज किया गया था साक्षी मर्डर केस के अंदर, वो चाकू उन्होंने बरामद कर लिया। जी मानो, अगर बात की जाए साहिल की निशानदेही पर यह चाकू बरामद किया गया है, इसके अलावा कोई और ऐसी चीज चाकू के अलावा जो साहिल के पास से, साहिल की निशानदेही से बरामद की गई हो, जो इस जघन्य घटना में इस्तेमाल की गई हो? दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के दौरान बताया कि साक्षी ने साहिल के दोस्तों के सामने उसको डांटा था और उसके साथ दोबारा रिलेशन में आने के लिए मना करता था, जिससे गुस्सा होकर उसने उसको मौत से घाट उतार दिया। आपको बता दें कि इसमें 2 बार से जो रिमांड उसके अंदर वो दिल्ली पुलिस को उंगलियों पर रखा रहा। लेकिन कल जब रिमांड और इसके बाद उसने जिस जवाब सही से नहीं दे पा रहा था, उसने कल जो बताया और उसने बताया कि किस तरीके से वो बुलंदशहर भागा, उस रूट का भी उन्होंने पता लगा लिया। जी मानो, से अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, पुलिस को वो चाकू मिला है, साहिल की निशानदेही पर वो चाकू मिला है जिससे साक्षी हत्याकांड को साहिल खान ने अंजाम दिया। तो इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। तो साक्षी हत्याकांड में इस्तेमाल किया हुआ चाकू पुलिस ने बरामद किया है। साहिल के निशानदेही पर एक खाली प्लॉट में ये 6 इंच लंबा चाकू बरामद किया है पुलिस ने।
देश की बात में हम अगली खबर की बात करेंगे। अगली खबर लखनऊ से है। यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिलती नजर आ रही है। प्रयागराज से अभियुक्त अंकुर कुमार को गिरफ्तार किया गया है। लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 में था वांछित, तो प्रयागराज से अभियुक्त अंकुर कुमार को गिरफ्तार किया गया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 में था वांछित। प्रयागराज में नकल कराने के संबंध में दर्ज था केस। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें, प्रयागराज से उस अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। अंकुर कुमार वो व्यक्ति था जो लेखपाल भर्ती परीक्षा में वांछित था। 2022 में ये लेखपाल भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी जिसमें ये वांछित था। प्रयागराज में नकल कराने के संबंध में इस पर केस दर्ज था। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। यूपी एसटीएफ को यह बड़ी कामयाबी मिली है। 2022 लेखपाल भर्ती परीक्षा का अभियुक्त नकल के संबंध में इस पर केस दर्ज था। यह अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है। तो लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर, प्रयागराज में नकल कराने के संबंध में इस अंकुर कुमार नाम के शख्स पर केस दर्ज था। यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। इस शख्स को गिरफ्तार किया गया है। तो इस वक्त की अहम खबर लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 में वांछित अंकुर कुमार को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। यह बड़ी कामयाबी है। प्रयागराज में नकल कराने के संबंध में यह केस दर्ज था इस अंकुर कुमार पर। तो यूपी एसटीएफ को यह बड़ी कामयाबी मिली है। तो प्रयागराज से अभियुक्त अंकुर कुमार को गिरफ्तार किया यूपी एसटीएफ ने। लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 में वांछित था ये अंकुर कुमार। इस वक्त की अहम खबर लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज में नकल कराने के संबंध में इस पर केस दर्ज था। आज यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिलती नजर आ रही है। इस अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। तो प्रयागराज से ये गिरफ्तारी हुई अंकुर कुमार की, जो 2022 में लेखपाल भर्ती परीक्षा में वांछित था, जिसमें नकल कराने संबंधित केस में यह वांछित था, जिसको यूपी एसटीएफ ने प्रयागराज से गिरफ्तार किया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। यूपी एसटीएफ को यह बड़ी कामयाबी मिली है। तो लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर, प्रयागराज से अभियुक्त अंकुर कुमार को गिरफ्तार किया गया है। अब बात करेंगे अगली खबर की। खबर देवबंद से है। सहारनपुर डीएम की अनोखी पहल सामने आई है। आपको बता दें, डीएम दिनेश चंद्र की ये मुहिम रंग लाती नजर आ रही। डीएम और एसएसपी अचानक पहुंचे हैं किसानों के बीच। देवबंद के गांव साखन कला में लगाई है किसान चौपाल। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संदर्भ में जानकारी ली है। आपको बता दें, 1 घंटा दोनों अधिकारी किसानों के बीच में रहे। दोनों अधिकारियों ने किसानों से आह्वान किया, गौशालाओं को भी किसान बढ़ चढ़कर पशु चारा दान करें। तो ये दिनेश चंद्र जो डीएम है, इससे पहले बहराइच में ये डीएम थे और इन्होंने एक मुहिम चलाई थी, तो जानवरों को, गौशालाओं को चारा दान करने की, जिस मुहिम की लाखों लोगों ने सराहना की थी और हजारों लोग बढ़ चढ़कर इस मुहिम से जुड़े थे। उन्होंने पशुओं को, गौशालों में जो पशु निरुद्ध हैं, उनको चारा दान किया था। और उसी पहल को एक बार फिर से सहारनपुर में लागू करते नजर आ रहे हैं डीएम दिनेश चंद्र। डीएम दिनेश चंद्र और एसएसपी ने गांव के किसानों के बीच चौपाल लगाई है और तमाम समस्याओं को सुना है और जाना है। इस बीच गौशालाओं को चारा दान करने की भी बात की है डीएम दिनेश चंद्र ने। आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय और मेरे द्वारा साकन कला गांव में किसान चौपाल का आयोजन किया गया। इसमें किसान सम्मान निधि और किसानों से संबंधित अन्य जो भी योजनाएं हैं उसके संबंध में बातचीत की गई। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार
किसान चौपाल से माननीय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत जो किसानों का सम्मान के रूप में धनराशि दी जाती है, आप यही देख सकते हैं कि किस प्रकार स्थल पर ही गाँव में ही आकर यहाँ खाता खोला जा रहा है, KYC कराई जा रही है, लैंड रिकॉर्ड का सत्यापन कराया जा रहा है। इससे निश्चित रूप से ऐसे कार्यों से किसानों को लाभ पहुंचेगा। तो देश की बात में बात करेंगे अगली खबर की। गुरदासपुर के बकोरा गांव के लोगों को रोज परेशानी हो रही है। आपको बता दें 8 गांव में सड़क नहीं है, पुल के सहारे लोग आते जाते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि मकोड़ा के उस पार करीब 8 गांव ऐसे हैं जहां सड़क नहीं है। उन्होंने कहा कि काम करने वाला पुल जरूरी है, लेकिन जब पानी का बहाव तेज होता है तो यह पुल बनाया जाता है, क्योंकि पुल गिरने का डर रहता है। बहुत कठिनाई होती है क्योंकि किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए ले जाना पड़ता है। स्थानीय लोगों ने कहा कि अब भूल चाली बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर यह पुजारी बन जाता तो हम सरकार को बहुत आभार देते। तो साफ तौर से ग्रामीणों का आरोप है वोट लेने के लिए विधायक आते हैं लेकिन पुल नहीं बनता है, लोग बेहाल हैं। ऐसे में अगर पुल मिल जाता तो उनकी समस्याएं खत्म हो जाती। टूटे पुल की वजह से वो 8 गांव जो पिछड़े हैं उनको मुख्य धारा में आने का मौका मिल जाता, लेकिन पुल नहीं बनता है, लोग बेहाल हैं। तो इस वक्त तो ये टूटे पुलों की वजह से ये गांव काफी पिछड़े हैं। 8 गांव ऐसे हैं जो जिनका संपर्क मुख्य धारा से नहीं है। ਪਿੰਡ ਚ ਮਕੌੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਪਲਾਈਟ ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪੱਕਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ ਪਿੰਡ ਮਕੌੜਾ ਚੌਕਰਾ ਦੇ ਤੇ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਪੁਲ ਨਾ ਬਣਨ ਕਰਕੇ? ਪੁਲ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੂਰਾ ਚੇਬੇ ਭਰਿਆਲ ਮੰਮੀ ਚੱਕਰਾਂ ਗੱਲ ਸਿਆਣ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਇੱਕ ਟਾਪੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉਹਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਹੀ ਅਲੱਗ ਲੱਗਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਾਰ? ਪਿੰਡ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 8-9 ਪਿੰਡ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਰ ਪਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਜੀਵ ਜੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਵਿਚਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕੰਮ ਸਾਡਾ। बनवारी लाल पुरोहित 7 जून से पंजाब के अपने दौरे की शुरुआत कर रहे हैं। आपको बता दें गुरदासपुर इस दौरे के तहत पहुंचेंगे, जिसके लिए जिले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और शहर पर आज ड्रोन से पैनी नजर रखी जा रही है। शहर में पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च भी निकाला गया है। आपको बता दें लोगों से अपील भी लगातार की जा रही है कि वह शहर में कानून व्यवस्था की स्थिति बहाल करने के लिए पुलिस का सहयोग करें और घल्लू घरा दिवस को लेकर सोशल मीडिया पर कोई भी भड़काऊ पोस्ट शेयर ना करें और कोई भी भड़काऊ पोस्ट सोशल मीडिया पर न डालें। अगर कोई ऐसा करता नजर आया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ਅੱਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੀਸੀਆਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, तो इत्थे क्राइम ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੇ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ रोकने ਲਈ ਅਸੀਂ ये फ्लैग मार्च कर रहे हैं। बात करेंगे अगली खबर की। हर साल की तरह इस साल भी पंजाब में 6 जून तक पंजाब भर में घल्लूघारा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। वहीं पंजाब भर में अलग अलग स्थानों पर समागम करवाए जा रहे हैं। वहीं संत जरनैल सिंह के जन्म स्थान जिला मोगा के गांव रोड़े में भी समागम किए जा रहे हैं। वहीं पंजाब में अमन शांति को बरकरार रखने के लिए पुलिस प्रशासन की सख्त व्यवस्था है, पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से। वहीं आज मोगा जिला में पुलिस मुखी एसएसपी, आपको बता दें एसएसपीजे एलचेलियान की अगुवाई में जिले भर में फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया। वहीं एसएसपी मोगा ने बताया कि जिले भर में करीब 750 पुलिसकर्मियों के साथ फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। वहीं बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि पर भी चौकसी बढ़ाई गई है। पंजाब से कमिंग हफ्ता में घल्लूघारा जो
प्रोग्राम होने वाले हैं और इस गल्लकारा प्रोग्राम से सारे पंजाब ची और खास करके अपने जिला में अमन शांति नाल ठीक ठाक के निपटारा करने लई पुलिस वालों मोगा पुलिस वालों काफ़ी सिक्योरिटी प्रोग्राम डिटेल एलाबरेट असी वर्कआउट किया है और उस सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू में मुताबिक आज तो हमने फील्ड ची काम करना शुरू करेंगे। पहले प्रोग्राम से आज आप फ्लैग मार्च कर रहे हैं। एक तो सारे शहर में मैसेज आना ज़रूरी है, पुलिस अलर्ट है और एक्टिव है। इसके अलावा जड़े जो भी है प्रोग्राम की शामिल होना है उन्होंने भी असी गलबात करनी है और असी उम्मीद करते हैं जड़ा आने वाले हफ्ता के विच ये प्रोग्राम सारे शांतिपूर्वक निकल जाए और ये जो फ्लैग मार्च है मोगा शहर में मोगा सिटी और सिटी साउथ एरिया दोनों कवर करेंगे। सब डिवीज़न लेवल पे बागापुराना धर्मकोट उधर भी हम कवर कर रहे हैं और जड़े नेक्स्ट 1 वीक के लिए करीब हम 750 मुलाजिम में ड्यूटी पे रहेंगे और दिन रात पे रहेंगे। सारे मेरे फील्ड ऑफिसर्स भी फील्ड में रहेंगे। सो सानू उम्मीद है ये प्रोग्राम शांतिपूर्वक निकला जाएगा। देश की बात में हम बात करेंगे अगली खबर की। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई व गोल्डी बराड़ गिरोह के 10 शूटरों को बंधक बनाकर डकैती करने की वारदात को अंजाम देने की योजना बनाते हुए गुरुग्राम पुलिस ने दबोचा है। इनमें से 7 एक जगह से और 3 दूसरी जगह से गिरफ्तार किए गए हैं। इनकी योजना पुलिस की वर्दी पहनकर वारदात को अंजाम देने की थी। 7 आरोपियों को मेहंदवाड़ा भौड़सी से काबू किया गया है। इनसे पूछताछ के बाद इन्हीं के 3 अन्य आपको बता दें 3 अन्य साथियों को गुरुग्राम के राजीव चौक के निकट देवीलाल स्टेडियम के पास से अवैध हथियारों समेत काबू किया गया है। आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में स्वीकार किया है कि वे सभी कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई व गोल्डी बराड़ गैंग के सक्रिय शूटर हैं। गुरुग्राम में डकैती व अपहरण की बड़ी वारदात को अंजाम देने आए थे। डकैती व अपहरण की वारदात को अंजाम देने के लिए उन्होंने योजना बना रखी थी। जोगेंद्र उर्फ जोगा पुलिस इंस्पेक्टर बनेगा। अन्य सदस्य भी पुलिस की वर्दी पहनेंगे और वारदात को अंजाम देंगे। योजना के अनुसार इन्हें एक व्यक्ति का अपहरण करके फिरौती के रूप में करोड़ों रुपए ऐंठने की वारदात को अंजाम देना था। पकड़े गए 7 आरोपियों के खिलाफ आपको बता दें भौड़सी थाना में 3 के खिलाफ सदर थाना गुरुग्राम में विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। ठीक है, बोलिए। तो देश की बात में हम अगली खबर की बात करेंगे। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने जन संवाद कार्यक्रम में आई शिकायतों को लेकर एक रिव्यू मीटिंग की है। इस मीटिंग में प्रशासनिक सचिवों को हर सप्ताह इसकी समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अभी तक हुए जन संवाद कार्यक्रमों में आई हर शिकायत की सुनवाई की हिदायत दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोई भी शिकायत रजिस्टर होने से लेकर उसके सॉल्यूशन तक शिकायतकर्ता को जानकारी दी जाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में सिविल सचिवालय में हुई इस बैठक में जन संवाद कार्यक्रम के तहत आई जन समस्याओं के संबंध में चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि अधिकारी हर एक समस्या का समय पर और उचित समाधान सुनिश्चित करें। सीएम ने कहा कि सरकार की हर योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जनता की समस्या के निवारण को ध्यान में रखकर सरकार का काम केंद्रित होना चाहिए। बात करेंगे अगली खबर की। खबर छत्तीसगढ़ के भटपारा से है, जहां सेवा सुगंधम सामाजिक जन कल्याण समिति भाटापारा विगत 30 वर्षों से निस्वार्थ अपनी सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करता आ रहा है। संस्था के संस्थापक टिकेंद्र उपाध्याय विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को मंच से सम्मानित करने के साथ ही 20 से अधिक निर्धन कन्या व आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं का पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ विवाह भी संपन्न करा रहे हैं। वहीं पढ़ाई के क्षेत्र में होनहार निर्धन छात्रों का भी आर्थिक सहयोग करते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में सेवा सुगंधम ने उड़ेला में प्रतिभावान छात्रों के सम्मान का कार्यक्रम रखा,
जिसमें आसपास के 25 गांव के 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा में अध्ययनरत 250 छात्रों को अपने कक्षा में प्रथम, द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर मेडल व प्रशस्ति पत्र तथा उपहार भेंटकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ शासन में पाठ्य पुस्तक निगम अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी मौजूद रहे। ग्राम उड़ेला में सेवा सुगंधम सामाजिक जन कल्याण समिति के तत्वाधान में प्रतिभा प्रोत्साहन सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें उड़ेला के आसपास के 25 ग्राम के जो 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किए हैं, उन बच्चों का इस मंच के माध्यम से सम्मान का आयोजन किया गया। आज उड़ेला में प्रतिभा सम्मान के सुंदर आयोजन हर स्कूल में जिन फर्स्ट और सेकंड आए हैं वो लड़का ला एक थिन प्रमाण पत्र, एक थिन भविष्य भर संदेश और कुछ न कुछ ये बड़े चीज गांव के प्रतिभा ला प्रोत्साहन, वो मन पढ़े आगू बढ़े, अपन गांव के, अपन परिवार के, अपन जिला के, अपन क्षेत्र के, अपन छत्तीसगढ़ के और अपन भारत देश के नाम ला गौरव करे। आज उड़ेला में सेवा सुगंधम जन कल्याण सेवा के माध्यम से यहाँ के हमारे अंचल के सभी प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया, जिन्होंने अपने क्लास में चाहे 10वीं हो 12वीं हो, जिन्होंने टॉप किया है, और सभी छात्रों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने अच्छे अंक अर्जित किए हैं उनको प्रमाण पत्र दिया गया। खबर दिल्ली से। साक्षी के पिता ने बताया कि साक्षी पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि साहिल से 3 साल से साक्षी के जो रिलेशन बताए जा रहे हैं वो बिल्कुल झूठ हैं और साक्षी का साहिल से कोई रिलेशन नहीं था, ना ही साहिल को साक्षी का परिवार या साक्षी पहले से जानती थी। साक्षी ने कभी भी साहिल का जिक्र अपने घर में या परिवार में या अपने पड़ोसियों से या अपने किसी दोस्त से नहीं किया था। साक्षी के पिता ने बताया कि साक्षी बहुत ही अच्छी लड़की थी और वह पढ़ाई में बहुत तेज थी और वो वकील बनना चाह रही थी। उसके पिता मेहनत मजदूरी करके बेलदारी का काम करके अपनी बेटी को पढ़ा रहे थे। साथ ही साक्षी भी अपना घर चलाने में सहयोग कर रही थी और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। और जिस दिन साक्षी का कत्ल हुआ वह अपनी किसी सहेली के जन्मदिन से वापस घर लौट रही थी। साथ ही साथ साक्षी के पिता ने बताया कि वह दलित है और इसलिए साक्षी को टारगेट करके उसका कत्ल किया गया है। साक्षी एक वो बेटी जो अपने पूरे परिवार को पालने का दम रखती थी। साक्षी एक वो बेटी जिसने सीधा अपने पिता को कह दिया कि आपको घबराना नहीं है, मैं आपकी बेटी नहीं बेटा हूं और एक दिन नाम रोशन करूंगी और अपने पिता का मान सम्मान बढ़ाऊंगी। ऐसी बेटी जो कि पूरी हिम्मत और पूरी तसल्ली के साथ अपने परिवार के साथ आगे बढ़ने के सपने देख रही थी। साक्षी के पिता हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ ऐसी बातें उन्होंने हमें बताई जिन्हें सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। सर, क्या आप जिस तरीके से अपनी बेटी की परवरिश कर रहे थे, आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं वो किसी चीज़ से डरी हुई थी या घबराई हुई थी? देखो मैम, मैं तो उसको पूरा फुल छूट दे रखा था कि मैं कहा तुम बेटी नहीं, तुम मेरे एक ही बेटी हो, तुम बेटा हो और तुम खूब जी जान से पढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो कहोगी मैं करूँगा। आपको क्या लगता है, जिस तरह से बताया जा रहा है, सुनने में आ रहा है कि साहिल का साक्षी से 3 साल से कुछ रिलेशन चल रहा था जिसको लेकर वो काफ़ी गुस्से में भी था, तो क्या कभी साक्षी ने जिक्र किया इस बात का आपसे? मैम मुझे बिल्कुल आज तक नहीं पता था, मुझे उस दिन पता लगा जिस दिन मर्डर हुआ। इसके पहले मैं ना अपने कभी गली में देखा, ना कभी उसके साथ देखा, ना अपने आसपास में देखा, मैं उसको कभी नहीं देखा। सर, जैसे कि बताया ये भी गया है कि साक्षी 15 दिन से घर से बाहर अपने किसी रिलेटिव के यहाँ रह रही थी, तो आखिर क्यों वो वहाँ गई, क्या क्या रीज़न रहा? तो मैम इसलिए गई थी, वो आई थी मेरे घर, बोली आंटी मेरा आदमी बंद है और जो है वो मैं कोर्ट जाती हूँ तो मेरे 2 बच्चे छोटे छोटे हैं, उसको थोड़ा देखती भी रहेगी और ट्यूशन भी पढ़ाती रहेगी और जो पैसे तो जो होगा अपना दे दूंगा और मेरा थोड़ा बच्चे भी सेफ्टी में रहेंगे। तो हमने कहा ठीक बेटा। फिर भी मैं अपनी घरवाली को रोज डेली शाम को भेजता रहता था, ज़रा एक बार देख के आओ बच्चे कैसे। मैम देखो, मेरे सामने होगा मैं तो नहीं देखूंगा, मैं तो बचाऊंगा, बाकी हम लोगों को क्या बताएं। मैं अपनी बात बताऊँ, मैं नहीं छोड़ता, अगर मैं होता तो चाहे मेरी बेटी हो किसी को होती, तो मैं नहीं मानने देता। साक्षी के साथ जब ये घटना हुई तो आपको कैसे पता चला, किसने आपको आके बताया? मैम उसकी एक सहेली भावना थी, वो आकर के घर पे बोली कि उसको साक्षी को मार डाला।
तो लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि ये मार डालेगा। क्यों मार डालेगा उसको, मैं सोचा कोई एक आध दो थप्पड़ मारा होगा। लेकिन फिर देखा 5 मिनट बाद पुलिस वाले आए, बीबी हमारे बोले कि चलो तुम वहाँ, वो ले गए। गई वहाँ पर देखी दूर से तो उसके समझ नहीं आया, उसने मुझे फ़ोन की। यकीन करना बेहद मुश्किल है, लेकिन क्या राजनीतिक रोटियां सेकने वाले लोग इस परिवार को न्याय दिला पाएंगे? खबर बेमेतरा से है। साल 2013 में विधानसभा और 2024 में, माफ कीजिएगा, 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान शासन के आदेशानुसार साउंड सिस्टम और लाइट विद्युत व्यवस्था करने के कार्य को किया गया था, लेकिन कार्य का भुगतान आज तक नहीं किया गया है। आवेदक के द्वारा बिल भी जमा किया जा चुका है, उसके बावजूद प्रार्थी को शासन की ओर से भुगतान नहीं किया गया है। वहीं परेशान अभवन सेन ने एक बार फिर कलेक्टर का दरवाजा खटखटाया है। पीड़ित के मुताबिक शासन प्रशासन जल्द से जल्द लंबित भुगतान को करें, क्योंकि काम के बाद से कर्जा बढ़ चुका है। 2014 के बाद से भुगतान रुका हुआ है, जिसके चलते मानसिक शारीरिक ना ही बल्कि आर्थिक रूप से भी परेशान है। अगर भुगतान जल्द से जल्द नहीं होता है तो आत्महत्या के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इलेक्शन वर्कर का जो कुछ भुगतान लंबित होने बाबत एक आवेदन आया है, वो बहुत पुराना मामला है। इसको मैं परीक्षण कराऊंगा कि भुगतान क्यों उनका नहीं हो पाया है, और हो सकता है कि आवंटन न मिला हो इसलिए भुगतान न रुका हो, या समय पे बिल प्रस्तुत न किया हो, ये भी हो सकता है। इसका भी परीक्षण कराएंगे हम। क्या उसको भुगतान हो पाएगा सर? परीक्षण कराने के बाद ही समझ में आएगा कि वास्तव में क्या मामला है। सन 2013-14 में विधानसभा का काम किया था, शासकीय काम, टेंडर दिया गया था मुझे, और वो टेंडर में विधानसभा के बाद में लोकसभा का काम भी दिए। धीरे धीरे करके कुछ तो पेमेंट किए, उसके बाद में पेमेंट देना ही बंद कर दिए। अधिकारी लोग बदलते गए इतने सालों से। मैं अब मेरा तो यही विकल्प है कि मैं या तो आत्महत्या कर लूँगा, क्योंकि कर्जदार मेरे ऊपर दबाव डाल रहे हैं। इतने 10 सालों से कर्जा लेके मैं काम किया हूँ, दबाव डाल रहे हैं। इससे पूरे परिवार के साथ मैं कलेक्ट्रेट में आके मतलब चाहूँगा कि मैं स्वयं को, अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास उसके सिवाय कोई चारा नहीं है। आत्महत्या करूँगा या पूरा परिवार को यहीं भेज दूँ। देश की बात में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।